Good morning and welcome to the first episode of our brand new show, The Analyst Call. In today's episode, we have Mr. Yagnesh Patel with us. He's a trader and a trainer, founder of the organization Just Money Care. He has appeared on various shows like CNBC Bazaar, NTPC Ashmita, and GDPL. So over to you, Mr. Yagnesh. How are you doing? हाय हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी अच्छा हूँ एंड डूइंग वेल। एंड एक एडवाइस सबसे रहेगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। Mr. Yagnesh, it has been a very interesting 2 years for the stock market. Specifically अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से मार्केट काफी एक सॉलिड क्रैश लिया था, बट देन एक अच्छा सपोर्ट लेकर के देन काफी ऊपर गया एंड फिर से ऑल टाइम हाई टच किया ये साल में, है ना। तो कोविड की वजह से और हम देखिए स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो दोनों ने काफी एक स्ट्रेंज तरह से स्टॉक मार्केट एक स्ट्रेंज तरह से रिएक्ट किया। सो आपका ओपिनियन क्या रहेगा स्टॉक मार्केट और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ कोविड की वजह से? जी, हमने लास्ट ईयर में देखा था काफ़ी बड़ा क्रैश देखने को मिला इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में। मार्च 2020 अप्रैल में हमने देखा था। उसके बाद कपल ऑफ मंथ्स का डाउन ट्रेंड रहा मार्केट में एंड फिर से एक अप ट्रेंड भी रिज्यूम होते हुए दिखा। एंड हमने एक बड़ा रैली भी देखा सितंबर 2020 से, एक वन साइडेड रैली करीबन फरवरी मंथ तक देखा। जो हमारा यूनियन बजट डिक्लेयर होता है वहाँ तक एक बड़ा रैली देखने को मिला। सो ओवरऑल लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मार्केट ने एक डाउन मूव दिखाया बहुत ही बड़ा, एंड देन उसने एक अच्छा सा अप मूव भी दिखाया। सो ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता था एंड इवन फॉर इन्वेस्टर्स भी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे थे उस टाइम पे। और अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसने अंडर परफॉर्म किया, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इफेक्ट। बिजनेसेस बंद थे, स्मॉल बड़े को अगर हम देखें तो काफ़ी सारा जो पहला जो लॉकडाउन था उसके अंदर काफ़ी बिजनेसेस को लॉसेस हुए हैं। और उसके चलते हमने सेक्टर वाइज भी देखा अंडर परफॉर्मेंस, एंड कुछ सेक्टर्स है जो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं हमको पिछले एक साल की बात करें तो कोविड का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स पे कैसे रहा, स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसके ऊपर एक स्मॉल मेरे पास प्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो अगर आप परमिशन दे तो। See, overall, let's check the COVID case versus the market reaction. लास्ट टाइम हमने देखा जो अभी सेकंड वेव जो था कोविड को लॉकडाउन का एक सिचुएशन फेस करने जैसा देखने को मिला। बट इस बार जो कोविड का जो सेकंड वेव है उसमें काफ़ी सीरियसनेस देखने को मिली, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर हॉस्पिटल में बेड्स कम मिल रहे थे। तो पिछले साल के लॉकडाउन से इस बार थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिला। और अगर हम बात करें कोविड केसेस की लास्ट मार्च 2020 से, तो आप देख पा रहे हो ये चार्ट के अंदर क्लियरली शुरू में हमारे इंडिया में पहला केस जो रजिस्टर हुआ वो अराउंड मार्च महीने में रजिस्टर हुआ था, सेकंड वीक के अराउंड रजिस्टर हुआ था इंडिया की बात करें तो। और धीरे धीरे स्लोली आप देखो उसमें जून जुलाई के बाद एक उसके अंदर भी एक अप ट्रेंड देखने को मिला, केसेस बढ़ते हुए देखने को मिला। और सितंबर मिड तक ये पीक पे पहुंचे थे। तो करीबन मार्च के बाद हम देखें तो 6 महीने लगे, कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। और अगर हम लास्ट ईयर मार्च 2020 की बात करें, मार्केट का रिएक्शन देखें तो निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 39% का करेक्शन, एक क्रैश देखने को मिला है हमको बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट। और निफ्टी इंडेक्स की भी बात करें उसमें भी करीबन 50% का क्रैश देखने को मिला। इंडेक्स के अंदर ये बहुत बड़ा क्रैश माना जाता है, इतना बड़ा करेक्शन यूजुअली नहीं होता है। कुछ अनयूजुअल सिनेरियो होता है तभी ये देखने को मिलता है, जैसे कि कोविड भी एक अनयूजुअल सिनेरियो था उस टाइम पे और हमको बड़ा क्रैश देखने को मिला। उसके बाद अगर देखें हम तो सितंबर एंड के बाद केसेस थोड़े बहुत दिखे, कम होते हुए दिखने को मिले और दिसंबर तक एक नॉर्मलाइज हमको केसेस देखने को मिल रहे थे। तो सितंबर टू दिसंबर अगर हम बात करें 3 महीने और, तो उसमें हमको एक डिक्लाइन देखा कोविड के केसेस का। चलिए देखते हैं कि मार्केट में उसका क्या रिएक्शन देखने को मिला। सो जुलाई टू सितंबर अगर हम देखें यहाँ पे तो जून एंड मतलब कि जुलाई के बाद केसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे। और अगर हम देखें जुलाई टू सितंबर में जो मार्केट ने एक लो बना के जो अप ट्रेंड एक रिज्यूम किया हुआ था लोअर लेवल से, तो अगर हम उसके अंदर मैक्सिमम करेक्शन देखें निफ्टी इंडेक्स के अंदर तो वो करीबन 9% का था, 1000 पॉइंट के करीब था। यहाँ पे आपको देखने को मिला जुलाई टू सितंबर 30 की बात कर रहे हैं, सितंबर एंड।
और बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 20% का उसके पिक से करेक्शन देखने को मिला था। ये सिनारियो है कि जब केसेस अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जून जुलाई के बाद सितंबर तक केसेस बढ़ रहे थे, तो उसके अंदर ये एक करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स के अंदर 9% और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 20%। अगर आगे हम देखें तो उसके बाद सिचुएशन में थोड़ा सा कोविड केसेस की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी सी न्यूट्रल होते हुए दिखी और केसेस डिक्लाइन होते हुए दिखे टिल द दिसंबर जनवरी तक। उसके अंदर अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर का हिस्ट्री, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि कितने बड़े बड़े करेक्शन हुए हैं मार्केट के अंदर, तो वो एक बार देखते हैं। सबसे पहला अगर करेक्शन बड़ा देखें तो यहाँ पे 11% का मूव था निफ्टी इंडेक्स के अंदर मई मंथ के अराउंड, मई मंथ में 2020। उसके बाद बड़ा करेक्शन देखने को मिला करीबन 9% का, वो सितंबर में हमको देखने को मिला, जबकि सबसे ज्यादा केसेस थे। तो आप देख पा रहे हो पिछला जो करेक्शन था 11%, उससे कम हुआ है यहाँ पे, जबकि अपने केसेस सबसे ज्यादा थे। इंडिया की बात करें तो कि सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे डेली बेसिस पे। उसके बाद देखें हम नवंबर मंथ के अंदर 4% का करेक्शन देखने को मिला एंड दिसंबर के मंथ के अंदर भी 4 to 5% का करेक्शन देखने को मिला। जनवरी में हमने देखा 8% का करेक्शन। एंड जो सेकंड वेव अभी हमने देखा कोविड केसेस की बात करें तो कोविड केसेस के अंदर सेकंड वेव में जो मार्च अप्रैल और मई की बात करें तो उसके अंदर मार्केट ने करेक्शन दिया है 8% का, 8.25%। सो और ये सबसे बोल सकते कि डेंजरस वेव था इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस ऑल टाइम हाई केसेस देखने को मिल रहे थे। प्रीवियसली जो केसेस हमको ऑब्जर्व करने को मिल रहे थे उससे कई गुना ज्यादा केसेस बढ़े थे, फिर भी मार्केट ने रिएक्शन दिया है अराउंड 8 to 9% का, जो कि उसका जो पहला करेक्शन था 11%, उसको भी उसने ब्रेक नहीं किया। सेम वे में बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो करेक्शन हुआ था अप्रैल मंथ में, वो करीबन 22 से 23% का मूव मिला था, क्रैश हुआ था। उसके बाद देखें आप सितंबर एंड तक में वहाँ पे 20% का मूव दिखा, वो भी इससे कम है पहले वाले से। फिर 6% का, फिर 10% का और फिर से 20% का मूव दिखा। सो ओवरऑल कहना ये है कि यहाँ पे 20% का सेकेंड वेव में जो कोविड की बात करें केसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा थे, कई गुना बढ़ गए थे पिछले लॉकडाउन के हिसाब से, पिछले महीनों की हिस्ट्री के हिसाब से। बट मार्केट ने रिएक्शन दिया है 19%, 20% का करेक्शन, जो कि उसका जो सबसे पहला करेक्शन हुआ था अप्रैल मंथ में, उससे भी कम है। सो यहाँ पे एक चीज डेटा हमको सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट इज टेलिंग यू समथिंग एल्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा करेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोविड के केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हुए हमको मार्च, अप्रैल और मई महीने में देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जब हमने देखा पिछले साल के मार्केट जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रहा है। इस बार कोविड के केसेस काफी बढ़ गए, मार्केट ने बड़ा क्रैश नहीं दिया। एक चीज ये समझनी होगी इसमें, सबसे पहला रीजन कि ये ग्लोबली प्रॉब्लम नहीं है अब तक, तो शायद बाद में हो सकता है, बट ये एक नेशनल लेवल मतलब कि एक इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम अभी के लिए है। तो ये एक चीज समझनी होगी। ओके, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे, लाइक आपके हिसाब से मार्केट का ये बार बार रिबाउंड करके ऊपर जाना है ना, इवन दो इंडिया का इकोनॉमी आउटपुट देखा जाए तो काफी घटा हुआ था, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी काफी घटा हुआ था। सो जब जब केसेस बढ़े तब तक तो हमारा स्टॉक मार्केट थोड़ा थोड़ा डिप लिया है, बट देन रिबाउंड वाज इवन स्ट्रॉन्गर, है ना। तो आपको क्या लगता है किसने फ्यूल किया है इस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट को, रिबाउंड्स को और ऊपर जाने के लिए? क्या वो FII इन्फ्लोस था? एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो हमने अभी डेटा एनालिसिस किया कोविड केसेस वर्सेस निफ्टी का जो ट्रेंड था और निफ्टी में जो क्रैशेस दिखे, करेक्शन दिखे, तो उसके अंदर हमको एक छोटा सा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। पहले केसेस बढ़ रहे थे और मार्केट उस हिसाब से क्रैश हो रहा था। सो दैट्स अ यूजुअल एक टर्म बोलेंगे हम कि केसेस बढ़ रहे, पैनिक बढ़ रहा है और मार्केट उस हिसाब से पैनिक होकर क्रैश भी हो रहा है। इस बार जो हुआ वो सबसे ज़्यादा केसेस थे, सबसे ज़्यादा पैनिक था, बट मार्केट ने उतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। एंड टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है, जो गुजराती में भी एक कहावत है, भाव भगवान से, मतलब कि प्राइस इज़ सुप्रीम, प्राइस इज़ गॉड। सो मार्केट इज़ टेलिंग यू समथिंग एल्स, वो कुछ और डिस्काउंट करने का कोशिश कर रहा है, जो हमको समझना चाहिए। एंड एक और चीज़ है, अगर आपने देखा होगा वॉरेन बफे का एक बहुत बड़ा कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल।
अभी का सीनारियो है कि एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर अ क्रैश इन मार्केट। सो ये एक सीनारियो हो गया फियरफुल का। सो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा कॉशियस रह के प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो मतलब जब भी डिप आ रहा है तब वहाँ पर हम एक ऐसा बाई कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड अगर हम देखा जाए तो जनरल ट्रेंड मार्केट का ऊपर ही है ना, तो ये आप सजेस्ट करेंगे? या द मेन ट्रेंड, द लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज अप ट्रेंड राइट नाउ। सो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्टिकुलर स्टॉक्स। और सेक्टर वाइज भी देखें हम, तो उसके अंदर भी हमने देखे, अगर सेक्टर की भी बात निकली है तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सेक्टर में हमने देखा लास्ट ईयर में एक फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा था एक मेटल स्पेस में, मेटल स्पेस के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग सेक्टर थे पिछले साल की बात करें तो, जब से कोविड आया तब से, मार्च की बात करें तो हम। और जो चल गया वो चल गया, हम काफ़ी बार डिस्कशन करते हैं कि ये सेक्टर चला, वो सेक्टर चला, बट मेन क्वेश्चन होता है कि अभी प्रोबेबिलिटी किस में है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो फिर भी वो यूज़फुल हो सकता है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, वैसा प्रोबेबिलिटी है मेरा मानना है। सबसे पहला अगर देखें तो एक ऑटो स्पेस के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑटो सेक्टर के अंदर, वो भी हमको देखना चाहिए। हालांकि हम अगर उसको कंपेयर करेंगे रियलिटी के साथ कि अभी सेल्स हो नहीं रहे तो सेक्टर परफॉर्म कैसे करेगा, सो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बट अगर आप चार्ट देखोगे, इट इज़ टेलिंग यू समथिंग एल्स। सो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन योर चार्ट, योर एनालिसिस पार्ट। आपको वो अगर आने वाले टाइम में वो परफॉर्म नहीं भी करने वाला तो वो चार्ट पे आपको सिग्नल देगा, सूनर और लेटर वो सिग्नल देगा ही देगा। तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। दूसरा है कि हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला पिछले 6 से 8 महीने के अंदर। और PSU बैंक्स की बात करें, PSU सेक्टर में बैंकिंग की बात करें तो वो अंडर परफॉर्मर रहा है। सो आई बिलीव इन दैट के PSU सेक्टर में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले 6 to 8 मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। सो ऑटो स्पेस और PSU बैंक्स के अंदर फोकस करना चाहिए। ओके, सो ऑटो में और PSU बैंक में भी फोकस करना चाहिए। मेटल ने एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे चुका है, अभी भी मेटल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फार्मा तो हमारा विनर था ही लास्ट ईयर का, है ना। सो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ये एक क्वेश्चन राइज करता है कि देखिए, पहले लोग काफ़ी फोकस करते थे सेक्टोरल फंड्स में, राइट। जैसे एक सेक्टोरल फंड में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फार्मा हो गया या बैंक्स हो गया, राइट। लेकिन अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो काफ़ी सारे एनालिस्ट वगैरह सजेस्ट कर रहे हैं कि सेक्टर फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, है ना, थीमेटिक फंड्स कहते हैं हमें, थीमेटिक फंड्स में कम फोकस करके इंडिविजुअल स्टॉक पे फोकस करें। इसका मतलब क्या कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीट सेक्टर में पैसा न डालें, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप कंपनी जैसे L&T हुआ उसमें डालिए, या PSU बैंक में कंप्लीट PSU में सेक्टोरल फंड में मत डालिए, थीम में मत डालिए, बल्कि जो परफॉर्मिंग है, राइट, उसके ऊपर आप ज्यादा इन्वेस्ट करिए। सो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना? जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी तक हमने देखा है कि प्रीवियसली थीमेटिक फंड्स के अंदर काफ़ी जो इन्वेस्टर्स है वो यूजुअली इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, और फंड मैनेजर्स भी वैसा सजेस्ट करते हैं, और वैसे फंड्स हमको देखने को मिले हैं। बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में राइज देखने को मिल रहा है, बिजनेसेस में भी उतने कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं। तो पहले एक टाइम था कि हम इन्वेस्टमेंट करके अगर बैठते हैं तो 5 साल 10 साल के अंदर कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, और यूजुअली देती भी है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर बिजनेस उसका प्रॉपर है, मैनेजमेंट प्रॉपर है, डेट फ्री कंपनी है, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत आप देख के इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। बट अभी पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी राइज की वजह से बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स बढ़ा है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी जो स्किल चीज़ें होती है वो टेक्नोलॉजी किल कर ले रही है, और उसके थ्रू हमको इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी बाय द पर्टिकुलर कंपनी। तो ये भी एक अच्छा एक एडवांटेज है कि टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसलिए मैं पर्सनली भी फील करता हूँ और मानता हूँ मैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि मैं थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बट पिछले कुछ सालों में जो डेटा वाइज अगर हम देखें, पास्ट रिकॉर्ड देखें हम, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टॉक्स मोर देन डबल हुए हैं, 100% के ऊपर मूव दिए उन्होंने 4-5 सालों के अंदर। सो अगर आप प्रॉपरली स्टॉक आइडेंटिफाई कर पाते हो,
फंडामेंटली और मे बी आप टेक्निकल से कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करें आने वाले कुछ सालों के अंदर। ग्रेट, ओके। सो मतलब मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर हम थीमेटिक इन्वेस्टमेंट से हट करके इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर फोकस करें तो हम सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट, मतलब आपको थोड़ा स्किल चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा वो कंपनी है जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है या इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है, जिससे हमें बेटर रिटर्न मिल रहा है ना? जी हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन में कुछ क्राइटेरिया काफ़ी ध्यान में रखने होते हैं। अगर आप फंडामेंटली कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च आपको लगेगा उसके लिए। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हो तो कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हालांकि वो उसके बाद मल्टीबैगर बनता है नहीं बनता है वो बात की बात है, बट उसके कुछ क्राइटेरिया वो अगर आप जानते हो और अगर आप उसको आप प्रैक्टिस किए हो पहले से तो आप वो इजीली कर पाओगे। अभी इसके अंदर सबसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है थीमेटिक के कंपैरिजन में, अगर अच्छा रिटर्न आपको पाना है। बट एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे हमको पिरामिडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही होता है, स्टॉक समझो आपने 100 में लिया है, वो 200 के ऊपर चला भी गया है, बट अगर पोर्टफोलियो में वेटेज देखो उसका तो बहुत कम होगा उसी स्टॉक के अंदर, तो फिर से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट के कंपैरिजन में। तो इसको कैसे दूर किया जाए? तो जो कोई स्टॉक हम परचेस करते हैं और अगर वो स्लोली स्टेडीली धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हर एक ऊपर बढ़ने के बाद उसको और क्वांटिटी परचेस करते जाइए, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग ऑन हायर साइड। हम लोग इसका अपोजिट करते हैं कि जब नीचे आता है तो एवरेज कॉस्ट को नीचे लाने के लिए हम उसको बाय करते हैं। लेट्स से 100 में बाय किया है तो वो अगर 90 होगा तो हम और ऐड करेंगे, 80 होगा तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे कॉस्ट नीचे लाने के लिए, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स करते हैं। बट अगर आपको अच्छे से सही में बीट करना है मार्केट को तो हायर साइड पे पिरामिडिंग सीखिए। ये बात आपको समझनी होगी और ये साइकोलॉजिकली बहुत टफ है। आपने जो कोई स्टॉक एग्जांपल 100 रुपीज़ में लिया है वो 180 को भी लेने को हो सकता है, वो 230 को भी लेने को आपको आएगा, तो आपका माइंड वहाँ पे कन्विंस होना चाहिए कि ये यहाँ पे बाई करना है। बट इसके अंदर आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए और समझिए आपने वैसे 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो आउट ऑफ 10 स्टॉक्स आपको भी मालूम है कि 1 या 2 स्टॉक बड़ा परफॉर्म करेगा, मल्टीबैगर बन सकता है, तो कौन सा बनेगा वो नहीं मालूम। बट जैसे जैसे मैंने अभी आपको टेक्निक दिखाया कि पिरामिडिंग अगर आप करते हो हायर साइड पे तो क्या होगा कि जो कोई स्टॉक आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में जो बड़ा परफॉर्मर होगा उसके अंदर आपका सबसे हाईएस्ट बेट रहेगा, सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी रहेगा। सो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी परफॉर्म करेगा, मार्केट को भी आप बीट कर पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स नहीं कर पाते, बट मैंने मेरे करियर में देखा है कि जो ये कर पाता है वही मार्केट का रिटर्न्स को बीट कर सकता है प्रॉपरली। गॉट इट। सो हमारे लिए एवरेजिंग एट द अपर साइड इंपॉर्टेंट होता है, राइट, रादर देन द लोअर साइड। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ज्यादातर न्यू रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत एक पॉपुलर सेइंग है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ, अगर गिरते हुए छुरी को पकड़ेंगे तो हाथ कटेगा, राइट। सो ये गलती रिटेल इन्वेस्टर बहुत करते हैं कि दाम गिर रहा है और वो फिर भी बाई करते जा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि उनका जो रिस्क था, जो उनका रिस्क एपिटाइट था, जो लॉसेस झेलने का, वो उससे ज्यादा लॉस कर जाते हैं, उससे स्टॉक मार्केट को बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। नाउ हमने रिटर्न का तो बात कर लिया, थीमेटिक वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक का, बट देन देयर इज आल्सो वन प्रॉब्लम कि इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू थीमेटिक, राइट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हम रिस्क मिनिमाइज करने के लिए क्या करें? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको रिस्क तो रहेगा। वैसे देखा जाए तो रिस्क हर एक इन्वेस्टमेंट में, हर एक बेट के अंदर रहेगा। टेक्निकली हम सबसे पहला तो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर भी। अगर जैसे हमने लिया था, हमने कोई प्रॉपर टेक्निकल पैटर्न देख के या फिर टेक्निकली कोई सिस्टम के थ्रू हमने उसको बाय किया है, तो कुछ टाइम वो परफॉर्म कर रहा है, बट आने वाले टाइम में अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई कारणवश, तो उसको हम स्टॉप लॉस के थ्रू उसको एग्जिट भी करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू भी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला एक टूल है रिस्क मैनेजमेंट का। और दूसरा होता है पोजीशन साइजिंग, जैसे अभी बताया मैंने कि पिरामिडिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर ऐसा नहीं है कि
आपने शुरू में लिया है और वो स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो आप उसको डबल ट्रिपल क्वांटिटी में बाई कर लो पहले ही पिरामिड करते टाइम, तो वो भी गलत होगा क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमको रिस्क लेना है। हमारा जो कैपिटल अलाउ करेगा हमको जितना रिस्क, उसी हिसाब से हमको रिस्क मैनेज करना होगा। सो स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग के थ्रू हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर। ओके, सो प्रॉपर स्टॉप लॉस एक्चुअली बहुत जरूरी होता है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। सही बात है, आई डू एग्री विद यू 100% इन दिस। नाउ एक बार कोविड के बारे में दोबारा जाते हैं। तो क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, कुछ लोग घर पे बैठे भी थे फॉर अ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनसे काफ़ी सारा नया इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट में, काफ़ी सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए। इवन ज़रोदा हैज मेड अ रिपोर्ट कि उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यू अकाउंट ओपन किया है इवन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। सो बीइंग एन इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपने क्या चेंजेस नोटिस किया कि नए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या आने से क्या चेंजेस हुए स्टॉक मार्केट में आपके खुद के प्रोफेशन में? जी, आपने बहुत ही सही बात कही है कि पिछले लॉकडाउन में एक फुल लॉकडाउन हमने देखा था कंपेयर टू अभी का जो हमको देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे बिजनेसेस, जॉब्स और भी जो भी आप फ्रीलांसिंग काम करते हो वगैरह, वो सारा कुछ स्टॉप होते हुए दिख रहा था। तो और एक चीज़ था जो परमानेंट ओपन था, हर दिन ओपन हुआ, वो था स्टॉक मार्केट। पूरे लॉकडाउन में एवरी डे मार्केट ओपन हुआ, जो उसका टाइमिंग है। तो काफ़ी लोगों का एक रुझान इसके तरफ बढ़ा, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और जो इनकम स्टॉप हुआ था बिजनेस और जॉब्स के थ्रू, उसको कहीं ना कहीं क्रिएट करने के लिए एक मन में जिज्ञासा भी और जागी कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। एटलीस्ट अगर हमारा जो सैलरी है या फिर बिजनेस में जो इनकम है उतना नहीं, बट एटलीस्ट एक हमारे रनिंग एक्सपेंस को भी कवर कर पाए। तो ये एक इंटरेस्ट की वजह से हमने देखा। अभी देखा आपने जैसे बताया, कुछ ब्रोकर्स के नाम बताया, तो सबसे ज़्यादा अभी एक्टिव ब्रोकर ज़ीरोधा के पास है, वो जानने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। अगर आप डेटा चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे नए डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए। और इसके थ्रू आप अगर बिज़नेस में बात करो तो मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, सिंपल आपका ट्रेडिंग स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ट्रेडिंग जैसे ही स्टार्ट करते हैं लॉसेस फेस हो रहे हैं। फिर पता चलता है कि कुछ रिसर्च कर सकते हो, टेक्निकल अच्छा है, कोई को काफ़ी लोगों को फंडामेंटल समझता है, वो तो जिज्ञासा और जाके कि ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल सीखना है। तो मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज आते हैं और मैं मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया हुआ है एंड आई एम प्राउडली से कि आज वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि लॉकडाउन लगे या ना लगे, बट मीटर चालू है, ट्रेडिंग के थ्रू इनकम चालू हो गई है। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट में आपने क्या डिफरेंस देखा, लाइक कोई अलग बिहेवियर कोई स्टॉक्स का, या फिर कहीं पर जैसे हम बात करें अगर काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक अच्छा खासा इन्फ्लो आया है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में डिफरेंस आया स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा डाला। क्योंकि क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग पेनी स्टॉक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो उसमें आपने कुछ नोटिस किया है? जी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो पैसा आता है डायरेक्टली, और अगर सामने दूसरे हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो डायरेक्टली इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स में थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए एंट्री हुए हैं। हालांकि उसके वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, ऑप्शंस में भी हम देखें काफ़ी वॉल्यूम बढ़ा है। लोगों को बहुत ही फास्ट पैसा बनाना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। हमने देखा जो कुछ प्रीमियम हमको पिछले कुछ साल पहले जो प्रीमियम के वैल्यू मिलते थे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ। उसके मतलब कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है अंदर ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। तो वहाँ ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम हमको काफ़ी बढ़ते हुए देखा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि कि स्टॉक्स को अंदर ज़्यादा वॉल्यूम करके वो उसको मूवमेंट कर पाए इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर से। बट जिस तरीके से हमने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी जो फ्लो हो रहा है, वहाँ से जो फंड आ रहा है, और हमने देखा है कि DII जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से काफ़ी अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला हुआ है कंपेयर टू द FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उसके वजह से स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और वो पैसा भी एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू ही आ रहा है। सो दो तरीके से हमने यहाँ पे देखा है इम्पैक्ट मार्केट के अंदर। राइट। सो मार्केट मेकर्स अभी भी FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड बैंक से है, राइट। अभी भी अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअल स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू प्राइस एक्शंस के मूवमेंट्स हम नहीं देख पाते, है ना? जी, सही बताया। डोमेस्टिक और जो इंस्टीट्यूशन है दोनों फॉरेन और डोमेस्टिक, वहाँ से काफ़ी पार्टिसिपेशन है एंड दे हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू मूव द प्राइस अप एंड डाउन। राइट, ओके। और
और आपने एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया था कि काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली एंटर तो कर जाते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ट्रेड में तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड में ऑल एंड ऑल लॉस में चले जाते हैं क्योंकि प्रॉपर आइडिया नहीं होता, राइट। तो वहाँ पर आप ये सजेस्ट करेंगे कि या तो आप डायरेक्टली सीख जाइए पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में और फिर इन्वेस्ट करिए, या फिर कोई एडवाइजरी या कोई प्रोफेशनल की हेल्प के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंटर करें, है ना। जी, आपने बहुत ही सही पॉइंट पे बात की है। जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वैलिड है कि डायरेक्टली आप सीधा एंटर मत कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है रिसर्च और एनालिसिस करने का, तो फिर आप कोई प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो। आपके पास टाइम है, परमिट कर रहा है आपको टाइम, तो फिर आप पहले सीखिए, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में भी जाना है तो। अर्निंग सीजन चल रहा है मिस्टर यज्ञेश, काफी सारे कंपनीज ने अपने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स, Q4 के अर्निंग्स को डिक्लेयर किया है। काफी इंटरेस्टिंग अर्निंग्स वगैरह हम लोगों ने नोटिस किया है। उनमें से एक है डीमार्ट एवेन्यू मार्केट, राइट। सो अगर हम एवेन्यू मार्केट के Q4 रिजल्ट्स के बारे में बात करें, देन देयर नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हैज डिक्रीज बाय 8% एंड इट स्टैंड्स एट 434.9 crores. Revenue fell by 2% subsequently to 7,303.1 crores compared with 7,238 crore rupees, right? Operating profit has fell 11% to 616.6 crores. Operating market stood at 8.4 compared with 9.3% in October to December period. Now इसके लिए अगर हम देखा जाए तो इसका रीजन क्या था कि इवन तो एक जो क्वार्टर अर्निंग्स था इट इज बीट इन एस्टिमेट्स, जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था उसको बीट किया है डीमार्ट ने, बट स्टिल अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का डीमार्ट का एक अप ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, बल्कि रादर उस दिन वो रेड में क्लोज हुआ था। उसका एक वन ऑफ द रीजन वाज आल्सो कि 80% ऑफ स्टॉक्स आर हिट बाय कोविड। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए ऑपरेट कर पा रहे हैं दिन का काफी सारे स्टोर्स, जिसके वजह से उनका रेवेन्यू के में थोड़ा प्रॉब्लम आया है। और हम एक नोटिस करेंगे तो इन्वेंट्री काफी बढ़ गया उनका। सो इनफ्लो फ्रॉम द सप्लायर्स इज कांस्टेंट, वो सही से आ रहा है, बट देन सेल्स थोड़ा कम हो गया, उससे इन्वेंट्री उनका बहुत बढ़ते जा रहा है। एंड अगर हम उनका पैटर्न भी देखें तो इट हैज देयर हैज बीन अ गुड इंक्रीज इन एफएमसीजी एंड एसेंशियल कमोडिटीज में काफी उनका सेल्स सही रहा है, बट नॉन एसेंशियल जैसे अपैरल वगैरह में उनका काफी घटा है सेल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि उनका जो एक्सपेंशन का प्लान था, जो पाइपलाइन था नया स्टोर्स का, वो भी उन्होंने कम कर दिया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन की कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन लग गए, राइट। सो ये तो था उसके फंडामेंटल्स के बारे में। लेट्स इसको देखते हैं स्टॉक मार्केट में डेटा को स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है बाय चार्ट्स। ओके, सो ओवर टू यू मिस्टर यज्ञेश, पर देखते हैं स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया इस अर्निंग्स के ऊपर। So this is the daily chart of Avenue Supermart. We call it a DMart. And DMart में last we have seen from the month of November, the October end, a good rally started till the 9th March month. So ये बहुत ही अच्छा बड़ा एक अप ट्रेंड था 2 से 3 महीने का। उसके बाद जनरली स्टॉक्स अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज में जाते हुए हमको देखने को मिलते हैं। जो अच्छा स्टॉक रहेगा, अच्छी कंपनी रहेगी, वो सीधा कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार अचानक से बढ़ गया और अचानक से नीचे गिर गया पूरा, वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है एक अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर ये मूविंग एवरेज स्लो फ्लैट है, मतलब कि साइडवेज होना है। RSI भी सजेस्ट कर रहा है साइडवेज है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी कुछ खास इतने पिकअप नहीं हो रहे ये साइडवेज के अंदर। और आगे हम देखते हैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म के लिए, अगर आप मोर देन 6 मंथ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम देखना चाहिए। वहाँ पे भी एक अच्छा अप ट्रेंड है, ये स्लो प्राइसिंग है मूविंग एवरेज का, एंड यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। सो हायर टाइम फ्रेम तो इसका अच्छा है, अप ट्रेंडेड दिख रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर डेली चार्ट की बात करें, शॉर्ट टाइम फ्रेम वहाँ पे साइडवेज है। और 1 आवर टाइम फ्रेम जो हम बोले कि उसको बहुत ही देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में ये क्या मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं उसको। ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड और ये एक साइडवेज है, उसमें हमको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि साइडवेज कहीं ना कहीं
समाप्त होते हुए देखने को मिल सकता है, ओवर हो सकता है। उसके लिए ब्रेकआउट होना जरूरी होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस नेकलाइन वो क्रॉस होना जरूरी है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक फिर से यहाँ तक ये जो ऊपर के हाईज है ये टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल इसका अगर व्यू देखें हम शॉर्ट टर्म के लिए, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ब्रेकआउट करता है तो व्यू इज पॉजिटिव, और हम देख पाएंगे कि आने वाले टाइम में ये अपसाइड मोमेंटम भी कर सकता है। तो इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम साइडवेज है, बट अगर यहाँ पे उससे भी स्मॉल टाइम फ्रेम जो 1 आवर का है उसमें अगर हमको ब्रेकआउट दिखता है तो डेली चार्ट के अंदर भी अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है बुलिश के लिए, सो ध्यान रखिए। ओके, सो अगर हम डिमांड की बात करें तो करंटली ये साइडवेज में, क्योंकि एक अच्छा अपट्रेंड लिया है ये, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं, और करंटली ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, सो थोड़ा अगर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो हम उस पर बुलिश रह सकते हैं, राइट? ओके, गुड। और एवेन्यू मार्केट के अलावा अगर हम बात करें तो और एक काफ़ी एक अच्छे कंपनी का, एक काफ़ी वेल नोन कंपनी का रिजल्ट आया है इस वीक में, विच इज L&T, लार्सन एंड टूब्रो। नाउ लार्सन एंड टूब्रो इज अ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जायंट। अगर हम उसकी अर्निंग्स की बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, तो L&T का नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 24.8%। लास्ट ईयर 3,208 एंड 3,281 करोड़ का revenue has increased by 8.7%, and अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो इट हैज इंक्रीज बाय 24.8%, which is of rupees 6,388.93 crores. Operating margin has also increased, which is of 13.2%, and अगर हम बात करें EBITDA का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, it has increased by 49.4%, which is almost 50%, राइट? और अगर हम बात करें इसके ऑर्डर बुक का, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो फॉर दिस ईयर इट हैज बीन फ्रेश ऑर्डर्स ऑफ 50,651 करोड़। नाउ अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये ऑर्डर साइज डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से, बट देन अगर हम 4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर कंपेयर करें तो स्टिल ऑर्डर साइज काफी हाई है। तो अगर ये जल्दी जल्दी अपना कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं तो एक बहुत अच्छा इनफ्लो ऑफ कैश हम लोग देख सकते हैं L&T में। सो ऑर्डर बुक इज फ्रेश, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, सब्सटेंशियल है, राइट? सो मिस्टर यज्ञेश, बट अगर हम देखेंगे तो जिस दिन इसका अर्निंग्स डिक्लेयर हुआ था उस दिन ये फिर भी रेड पे क्लोज हुआ था। सो एक बार ये तो फंडामेंटल्स था, ये क्वार्टर अर्निंग्स का डेटा था। एक बार देखते हैं स्टॉक मार्केट ने इस डेटा के ऊपर कैसे रिएक्ट किया है और L&T के ऊपर व्यू क्या है। ओवर टू यू मिस्टर यज्ञेश। जी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें आपको L&T का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा था। दिस इज अ स्पॉट प्राइस चार्ट, एंड उसमें भी अगर हम देखें L&T में तो सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला और फिर स्टॉक एक स्मॉल करेक्शन फेज में देखने को मिला। सो अगर हम ओवरऑल पीरियड वाइज बात करें तो करीबन ये अप ट्रेंड चला है काफ़ी लंबा, अक्टूबर से फरवरी मंथ तक हमको देखने को मिला, और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हमको काफ़ी टाइम से देखने को मिला है। फरवरी से ये मई तक अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला। एंड डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, मैं ये सब कुछ रिमूव कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न है अप ट्रेंड का, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड भी रहेगा तो डाउन साइड का फ्लैग मिलता है, बट यहाँ पे ये अप ट्रेंड में हमको ये फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ यहाँ से। और यहाँ से एक और हम बनाएंगे। सो दिस इज द फ्लैग पैटर्न, ये बड़ा फ्लैग बन रहा है। सो आने वाले टाइम में जैसे ये चैनल के बाहर आता है, स्टॉक फ्लैग ब्रेक करता है, तो एक बड़ा टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकता है। और अगर इसका हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, वहीं से हमको सेलिंग फिर से देखने को मिला। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ। सो पहले भी सेलिंग प्रेशर यहीं से देखने को मिला था, वही लेवल से हमको ये एक करेक्शन देखने को मिला है, बट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये शार्प करेक्शन नहीं हुआ जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला। सो ये एक प्लस पॉइंट है प्राइस एक्शन के वाइज अगर देखते हैं तो।
तो इम्पोर्टेंट है कि ये फ्लैग जो दिख रहा है आपको उसके अंदर बाहर ये ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो आने वाले टाइम में ये जो पोल है यहाँ पे उसका बड़ा उतना टारगेट हो सकता है। सो ओवरऑल इसमें भी बुलिश व्यू है लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी के अंदर। अगर थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स भी देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। अब अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो चैनल के रेजिस्टेंस पे हुआ है, बेरिश कैंडल फॉर्म किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को हमको मिल सकता है, जिसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। सो अगर यहाँ से फिर से अगर ये ट्रेंड रिज्यूम करता है लाइक दिस, थोड़ा बहुत करेक्शन हमको देखने को मिला एंड फिर से अगर ये रिज्यूम किया तो कुछ अच्छा ऐसा जर्नी देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल व्यू बुलिश है एलएनटी के अंदर, एंड जैसे ही इसके अंदर अच्छे से एंट्री मिलती है, हालांकि अभी तुरंत एंट्री नहीं करना चाहिए, वेट करिए, अच्छा से प्रॉपर एंट्री ब्रेकआउट पे मिलता है वहाँ पे उसमें एंटर कर सकते हैं। व्यू बुलिश है द एलएनटी एंड डीमार्ट। ओके, सो डीमार्ट और एलएनटी दोनों का इस बार क्वार्टर रिजल्ट्स वाज फेयरली गुड कंसिडरिंग द पैंडेमिक। और तो जो डेटा हमारा कहता है वही चीज़ हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट का वेट करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग बुलिश रह सकते हैं। सो दोनों वाइज बुलिश थोड़ा सा है, बट देन यू नो अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात किया, चार्ट वगैरह को देखा, तो इसमें मैं एक पॉइंट आना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने भी आरएसआई यूज किया, राइट? तो दो काफी पॉपुलर इंडिकेटर्स है आरएसआई एंड एमएसीडी। सो जैसे हमने पहले ही बात किया था, रिटेल इन्वेस्टर्स विदाउट सफिशिएंट नॉलेज एंटर करते हैं मार्केट में, तो ये जो दो इंडिकेटर है आरएसआई और एमएसीडी, ये यूज से ज्यादा अब्यूज हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू। मतलब क्या कि वो लोग उसको होली ग्रेल समझ लेते हैं। मतलब अगर एमएसीडी बुलिश क्रॉस ओवर दिया है तो बाई कर लो, एमएसीडी बेरिश क्रॉस ओवर दिया है तो सेल कर दो बिना कुछ और चेक किए। आरएसआई अगर 40 के ऊपर है तो बाई कर लो, 40 अगर 70 टच किया तो सेल कर लो। तो ज्यादातर जो नए रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बस इन्हीं चार चीजों को समझते हुए पैसा लगा देते हैं। कभी कभी पैसा बना भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर की सिचुएशन में वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटर ऑन इटसेल्फ एक अच्छा सोर्स नहीं है, मतलब कंप्लीटली उसके बेसिस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट? तो आप उससे एग्री करते हैं, इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा मिस्टर यज्ञेश? जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने रेस किया हुआ है कि काफ़ी लोग थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, वीडियोस वगैरह सर्च करके देखते हैं, खुद से सीखने का कोशिश भी करते हैं। और जैसे बताया कि एमएसीडी में क्रॉसओवर सिस्टम्स बहुत ही फेमस है। तो जैसे बाय दिखाया बाय किया, सेल दिखाया सेल किया, तो टोटली डिपेंड होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको लॉसेस फेस करने हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि प्राइस को समझना ज़रूरी है। जैसे आगे भी मैंने बताया, प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान छे। तो ध्यान रखिए, समझिए, कैंडल स्टिक्स सीखिए, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि प्राइस एनालिसिस कैसे होता है। और प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ट्रेंड समझना चाहिए, कैंडल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, प्राइस क्या दिखा रहा है, वो प्राइस। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए अगर आप एमएसीडी या आरएसआई यूज़ करते हो दैट विल बी ओके, बट 100% सिर्फ क्रॉसओवर्स या फिर आरएसआई देख के आप ट्रेड कर रहे हो तो जैसे साइडवेज मार्केट आएगा तो बहुत सारा पैसा आपका लॉस हो सकता है। इसलिए समझना ज़रूरी है, बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिल जाएगा। उसका सपोर्ट सेशन भी हम कंडक्ट करते हैं जो कि लाइव रहता है, वहाँ पे क्वेरी सॉल्विंग होते हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो या फिर खुद से भी आप कोशिश करके सीख सकते हो। बट प्रॉपरली 100% इंडिकेटर्स पे रिलाई होना काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट। तो मिस्टर यज्ञेश, आप एमएसीडी और आरएसआई किस बेसिस मतलब किस लिए यूज करते हो? आपका पर्पस क्या रहता है और आप क्या देखते हो उसमें? अगर थोड़ा ब्रीफ करते हैं तो हमारे व्यूअर्स थोड़ा कुछ उसको एक्चुअली कैसे यूज करना है वो सीख पाते हैं। एमएसीडी और आरएसआई आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपके हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्पफुल है, वो अगर आप थोड़ा बता सकते तो। जी, अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स में एमएसीडी की, सो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बोलते हैं उसको, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम इंडिकेटर है। हालांकि लैगिंग इंडिकेटर में आता है, बट उसका एक एडवांटेज भी है कि ये आपको कंफर्म सिग्नल्स देंगे। थोड़ा सा लेट आ रहा है बट कंफर्म एस्टैब्लिश्ड जो आपका सिग्नल है उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट्स अ गुड एडवांटेज। काफ़ी लोग लैगिंग वर्ड सुन के सोचते हैं कि इसमें हमको फ़ायदा नहीं होगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है, एमएसीडी समझ को आपको यूज़ करना है। तो पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। ये तीन ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अप ट्रेंड है सो बाइंग वाले ट्रेड्स पे फोकस करिए, तो आप पॉजिटिव क्रॉसओवर्स देख सकते हो। डाउन ट्रेंड है तो वहाँ पे आप नेगेटिव क्रॉसओवर्स देखिए। सो बहुत सिंपल है, रेक्टिफाई करिए इतना, तो आप एमएसीडी को बेहतरीन यूज़ करके एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। दूसरा इंडिकेटर है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हालांकि वो भी एक मोमेंटम इंडिकेटर, ये दोनों मोमेंटम इंडिकेटर है।
सो ये गलती कभी मत करना कि MACD और RSI दोनों एक दूसरे के नीचे लगाएं, MACD ने बाई दिया, RSI बाई दे रहा है, मेरा 2 टाइम्स पावरफुल सिग्नल। दैट्स अ रॉन्ग मिथ, क्योंकि दोनों मोमेंटम इंडिकेटर है, सूनर और लेटर वो सेम ही सिग्नल देने वाला है, क्योंकि प्राइस से ही डिराइव होकर आ रहा है। सो कोई भी एक यूज़ किया दैट विल बी ओके। सिर्फ MACD लगाया तो भी चलेगा, सिर्फ RSI लगाया तो भी चलेगा। RSI में जो उसका एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है 70-30 का, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अनकॉमन यूज़ करते हैं उसका। तो वहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा यहाँ पे, सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। RSI के अंदर 2 लेवल ध्यान रखने हैं। जो 70-30 था उसको हम मॉडिफाई करके 60 और 40 करेंगे। अगर 60 के ऊपर है तो अप ट्रेंड बुलिश, 40 के नीचे है RSI दैट मीन्स बेरिश ट्रेंड, जिसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, और बिटवीन 40-60 है तो वो साइडवेज हो सकता है। सो ये 3 कैटेगरी में अनकॉमन यूज़ हम करते हैं RSI का। डिटेल में अगर आपको और भी सीखना है तो मेरे से जुड़ सकते हो, वहाँ से हम उसको डिटेल में, उसके और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है, RSI को अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग सेटअप्स भी बना सकते हैं। सो मेरा जो मेनली टूल है जो मैं कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ आफ्टर प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस, वो मेरा RSI है। पिछले काफ़ी सालों से मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, इसलिए अभी मेरा ग्रिप सा बैठ गया है इसके अंदर। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। ओके, गॉट इट। सो इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस एक्शन के बाद एक, अगर आप ऑलरेडी अगर ट्रेंड एनालाइज कर लिया, आप ऑलरेडी ओपिनियन है, तो बस कंफर्मेशन के लिए यूज करिए इंडिकेटर्स को। रादर इंडिकेटर स्टार्ट कभी नहीं करना है, इंडिकेटर स्टार्ट करके सिर्फ उसी के बेसिस में ट्रेड नहीं लेना है। राइट मिस्टर यज्ञेश? जी, आपने सही बताया एकदम। ओके, सो कुछ और आप कहना चाहेंगे कुछ नए इन्वेस्टर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, फेयरली न्यू है, उनको कुछ टिप्स ट्रिक्स या कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें तो? जी, जो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स एंटर हुए पिछले साल स्टॉक मार्केट में, उनके लिए एक सलाह, एक सजेशन यही रहेगा कि आप पहले अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दिस इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। लर्न करिए पहले, क्योंकि यही लर्निंग आपको बाद में बड़ा अर्निंग दे सकता है। अगर आप अभी ही सोच में पड़ रहे हो कि इसको पैसा डालूँ नहीं डालूँ, नहीं, बट पहले सीखिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले एक बार सीखिए। हम भी सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स को मैंने ट्रेन किया है पिछले साल, जो आज खुद से इंडिविजुअली ट्रेड करके पैसा कमा पा रहे हैं, एक अर्न कर पा रहे हैं। सो आज वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, लग गया तो ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड करके भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स द पावर कि अगर आपने लर्निंग पे ध्यान दिया है तो आने वाले टाइम में जो भी मुश्किल आ सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, बट हमारे पास अगर स्किल्स है, लर्निंग है, तो हम कहीं से भी पैसा बना सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। ऑप्शंस ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए। ग्रेट, ओके, सो थैंक यू मिस्टर यज्ञेश फॉर योर ब्यूटीफुल इनसाइट्स। आई होप हमारे व्यूअर्स ने काफी कुछ सीखा होगा उससे, एंड ऑल्सो थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन विद अस, जॉइनिंग अस। ओके, एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में और भी कुछ सीखना है, इफ यू वांट टू गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग, देन ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर यज्ञेश एंड हिज कंपनी जस्ट मनी केयर। यू कैन ऑल्सो फाइंड हिम ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ट्विटर। Okay, and if you guys want to stay updated with us, then do subscribe to our channel. और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर with your friends and also with your colleagues or family. Okay, so this is it for today's episode, the first episode of Analyst Call. After this, we'll see you next week in another episode of Analyst Call. Thank you.